अर्थशास्त्र है, इसको समझे, बड़े आसान से भाषा में समझाऊंगा। अर्थशास्त्र से मतलब ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई बड़ी टेढ़ी मेढ़ी खीर है, बहुत आसान है। आप लोग जब बाजार जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, आपको घर में आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माता पिता या आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? अपनी जेब देखते हैं कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, या मेरी बैंक में पैसा है कि नहीं है। अगर पैसा आपके पास होता है तो आप यूं दौड़े चले जाते हैं और जाके जो खरीदना होता है खरीदते हैं और लेके चले आते हैं। अगर नहीं होता तो चाहते हुए भी नहीं खरीद पाते, लाख कोशिश करके भी। अर्थशास्त्र क्या करता है, चूंकि अभी 90% लोगों के पास में इतना धन नहीं होता कि वो जितना खरीदना चाहते हैं उतना खरीद सकें, माने उतनी मांग कर सकें बाजार में जाके। आपका खरीदना मतलब आपकी मांग है ना। अब चूंकि 90% लोगों के पास पैसा ही नहीं है उतना, तो वो मांग नहीं कर पाते। केवल 10% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें जब दिल करता है वो या ऑनलाइन या जाके कैसे भी करके खरीद कर ले आते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, तो उनकी तरफ से पूरी मांग होती है। लेकिन 90% लोगों की तरफ से बहुत थोड़ी मांग हो पाती है, वो भी जो मध्यम दर्जे का आदमी है उसके द्वारा। बाकी तो वो बस फ्री का चीनी चावल उसी में उसका काम चलता है। तो अब जब मांग कम होगी बाजार में तो क्या होगा इससे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पैदा करते हैं, वो चाहे किसान हो चाहे उद्योगपति हो, वो पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मांग ही नहीं है तो पैदा करके क्या करेंगे भाई? गोदाम में रख के क्या फायदा है बना के? जब मांग ही कम होगी, प्रोडक्शन ही कम होगा, तो थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए, है नहीं? माने रोजगार पैदा नहीं होगा। ये जो सारी सरकारें रोती रहती हैं कि हम रोजगार का प्रयास कर रहे हैं पैदा करने का, कर नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पाते? इसी कारण से, क्योंकि मांग नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो श्रम की मांग नहीं है। क्योंकि आदमी का क्या करेंगे? ऊपर से साइंस ने डेवलप कर लिया है तो ऑटोमाइजेशन हो गया है, माने एक मशीन 100 आदमी का काम आराम से करती है। तो कुछ उस दृष्टि से भी श्रम की जरूरत कम हो गई, मांग कम हो गई, और मांग ही नहीं है बाजार में तो उसकी वजह से भी मांग कम हो गई। तो अब ये दो नियम आप देखें एक दूसरे के। पहला नियम है कि आप बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते। पैसा नहीं है मतलब आप इस पूरी अर्थशास्त्र की चेन से, मांग, प्रोडक्शन और आपूर्ति से बाहर हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? आपने वोट देके किसी भी सरकार को बनाया हो, किसी भी संविधान को फॉलो करते हो, आप बिना पैसे के इस पूरी अर्थव्यवस्था से बाहर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, आराम से हो गए ना। इसके लिए आप किसी कोर्ट में कोई रिट भी नहीं डाल सकते ना, क्योंकि किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते इसके लिए कि भाई मैं इसकी वजह से बाजार में जाके कुछ खरीद नहीं पा रहा हूं। कुछ नहीं कर सकते ना, बस बैठे ही रह सकते हैं घर में, या चोरी चकारी ठगी करके जैसे मर्जी अपना परिवार चलाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इधर बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और उधर बिना काम के पैसा नहीं मिल सकता, बिना रोजगार के। देख रहे हो ये दोनों नियम? बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और पैसा आपको बिना रोजगार के आएगा नहीं। अब क्या करेंगे? मांग नहीं है तो रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो मांग नहीं है। ये दोनों नियम एक दूसरे को मिनिमम पे करके रखते हैं, कम से कम पे। मतलब जहां आदमी को खरीदना ही होता है भाई साहब, कहीं से उधार लाके खरीदे, कुछ भी करे, माने रोटी कपड़ा मकान जो भी थोड़ी सी चीजें, बस उतनी चीज में खरीद के वो रह जाता है। उतने से ज्यादा मांग कभी हो नहीं पाती उस देश की। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये 90% को गरीब बनाए रहता है। इस बात को आप जितना समझेंगे बाकी पूरी व्यवस्था को आपको उतना ही समझने में आएगी। ये मूल है इसका पूरा। अब इसमें एक नियम और है, जब रोजगार कम है तो जितने रोजगार करने वाले लोग ज्यादा हैं
और रोजगार कम है, तो वो कम से कम पैसे पर रोजगार करने को राजी होंगे कि नहीं होंगे, या बोले तो मजबूर होंगे कि नहीं होंगे। 8,000, 10,000, 12,000, है ना, क्योंकि ये नहीं करेगा तो ये आ जाएगा आगे, तो भाई मैं ही कर लूँ, कम से कम घर की रोटी तो चलेगी। तो आपके श्रम की वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है। और मतलब जिनको वहां रोजगार मिल भी रहा है, उसमें से भी 90% लोगों को इतना कम श्रम का मूल्यांकन मिलता है, इतनी कम सैलरी मिलती है कि वो कोई खास मांग नहीं बढ़ा पाते बाजार में। समझ रहे हैं, वो कोई खास मांग बढ़ा नहीं पाते बाजार में। तो बाजार का जो आपकी जीडीपी है वो कितने पर लगी रहती है, मिनिमम पे लगी रहती है। अच्छा, इसी से टैक्स जाता है, सेल टैक्स वगैरह सब इसी से जाता है ना, आपका वैट अभी जो बोले तो जी वो सब इसी से जाता है। तो अब थोड़ी मांग है, थोड़ा प्रोडक्शन है, थोड़ी आपूर्ति है, तो सरकार को टैक्स भी कितना मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, मानी सरकार भी गरीब बनी रहेगी। वादे करके आएगी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के, और मुश्किल हो जाएगी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी भी। समझ रहे हैं, सरकार भी वादा करके आएगी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और कहां तक सीमित होकर रह जाएगी, 2 ट्रिलियन पे। किस वजह से, इस अर्थशास्त्र की गलत नीतियों की वजह से। ये जो पूंजीवादी, ये जो पैसे वाला अर्थशास्त्र है, जिसने पहले ही स्टेप पर आपको बाहर कर दिया। जिनके पास पैसे नहीं है उनको पहले ही स्टेप पर क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अर्थशास्त्र से बाहर हो गए तो आपकी राजनीतिक हैसियत कोई बची क्या? गरीब आदमी का कौन सुनता है भाई, पड़ोसी नहीं सुनता तो फिर सरकार तो बहुत दूर रहती है। राजनीतिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति, समाज में कोई कुछ समझता है आपको? फिर खाली जेब, है ना। पड़ोसी भी थोड़ा जो है ऐसे आंख बचा के निकल जाता है कि पैसे ना मांग ले भाई, मतलब थोड़ा कम रिश्ता रखने की कोशिश करता है, अगर जिसका थोड़ा बहुत खान पान चल भी रहा है तो अब आप देख सकते हो कि ये अर्थशास्त्र किसको छोड़ रहा है, सबको नचा रहा है, केवल 10% लोगों को छोड़ के। कौन ये 10% लोग हैं? जो जिनके पास या तो खेती बहुत, जो मतलब बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो चाहे खेती में हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे बड़ी जॉब पर हो, 10% लोग ही वो आपको सारे मिलेंगे, सब जगह मिला के, सरकारी, प्राइवेट, सब कुछ करके। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 2019 का, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद कोरोना लगा तो ठीक से रिपोर्ट्स आई नहीं है। 2019 में भारत के अंदर 73 माने 73% जो इनकम है देश की, वो 1% लोगों की जेब में गई। ये आप गूगल पे निकाल कर देख सकते हो, ऑक्सफैम, OXFAM, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। ये इंटरनेशनल संस्था है जो पूरी दुनिया की, हर देश की और पूरे ओवरऑल की सारी इकोनॉमी की सारी रिपोर्ट देती है। ये इसका काम यही है, ऑक्सफैम। और पूरी दुनिया में 82%, 82% इनकम पूरी दुनिया के 1% आदमी को गई। समझ रहे हैं? और ये भारत की समस्या नहीं है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में लागू है, हर जगह, हर देश में। जैसे एक देश में 10% लोग अमीर हैं, वैसे ही पूरी दुनिया में 10% देश अमीर हैं, उसी पॉलिसी की वजह से। उस वजह से नहीं कि उनका कोई संविधान बहुत बढ़िया है, उनका कोई वहां कोई बड़ी दया वाली बात है, या वहां कोई आस्तिक नास्तिक का चक्कर है ना। उसी आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में बहुत सारी चीजें हैं, क्या इंटरनेट, ये वो, आपकी विंडो जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पे, सारा तो वहीं से आता है और पूरी दुनिया में जाता है उसका, और वो सारा पैसा अमेरिका में इकट्ठा होता है। एक विंडो के 10,000 रुपये होते हैं, 10,000, 12,000 होते हैं कि नहीं, हम देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अब ये पूरी दुनिया से ये सारा पैसा वहां इकट्ठा होगा तो वो देश तो अमीर बनेगा ना। तो अपनी मेहनत से बन रहा है क्या?
नहीं, ये आर्थिक शोषण है। और ये करवाने वाला कौन है? कोई आदमी नहीं, ये जो अर्थशास्त्र की नीति है, क्योंकि इस अर्थशास्त्र में हर आदमी को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का अधिकार है, क्योंकि भाई प्राइवेट ओनरशिप है। पूंजीवाद का मतलब ही होता है प्राइवेट ओनरशिप। तो उसमें आप उसको अपराधी नहीं ठहरा सकते कि आपने इससे ज्यादा पैसा कमा लिया मतलब आपने अपराध कर लिया। तो हर एक आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, और जिनको ये मौका मिल पाता है वो अरबों में कमाते हैं और कमाते ही चले जाते हैं। टेस्ला के पास में, जो अमेरिका का टेस्ला है, उसकी खुद की इनकम पूरे भारत की जीडीपी के बराबर है, एक अकेले आदमी की उसकी संपत्ति है। जितना भारत में एक साल की जीडीपी हम 140 करोड़ लोग खरीदते बेचते हैं, वो अकेले की इतनी संपत्ति है। अमेरिका में थोड़ी ना संपत्ति पैदा हुई, पूरी दुनिया से इकट्ठी होती है, इंटरनेट के माध्यम से, इसके माध्यम, बहुत उनके ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जिन पे उन्हीं की मोनोपोली है, मतलब वो उन्हीं के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो सबको खरीदने ही पड़ते हैं। तो ये अर्थशास्त्र की समस्या है पूरी की पूरी। ये किसी एक देश की नहीं है समस्या, ये किसी एक आदमी की नहीं है, और आदमी के द्वारा अब तक क्योंकि यही अर्थशास्त्र चलता रहा, तो इसका जो असर है वो हम सब पर है। अब आप सोचिए, 90% लोग पहले ही कदम पर पूरी दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया में आर्थिक चेन से बाहर हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा उनके पास आएगा नहीं क्योंकि काम नहीं है, और काम तब तक नहीं मिलेगा जब तक मांग नहीं होगी। तो अब कहां से शुरू करें भाई? मांग से ही शुरू होगी ना बात। अगर आपको मांग करने का अधिकार मिल जाए तो प्रोड्यूसर लोगों को बनाने का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। जो अमीर देश है उनमें आप देख भी सकते हैं कि ये कोरोना के टाइम में अमीर देशों में, जैसे हमारे यहाँ तो इन्होंने चावल वावल दिए, खाना पीना दिया, वहाँ पे वो अच्छी खासी इनकम उन्होंने, मतलब पैसा लोगों की उसमें डाला सीधा, जिससे उनके यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई और जल्दी से वो उभर गए। भारत ने केवल खाने पीने के लिए दिया, इससे ज़्यादा वो दे नहीं सका। और वो भी क्यों नहीं दे सका? क्योंकि देने के लिए उसके पास भी तो पैसा चाहिए ना, वो भी तो बेचारा गरीब है, क्योंकि उसको भी टैक्स से ही इकट्ठा होता है, तो वो भी फंसा हुआ है। तो आदमी फंसा हुआ है, सरकार फंसी हुई है, तो इसको सॉल्व कहाँ से करें? ये तीन चीज ये आपने देख लिए। इससे समझ में आ गया कि 90% आदमी क्यों अर्थशास्त्र से बाहर, मतलब गरीब बना हुआ है। अर्थशास्त्र के अंदर मतलब अमीर, और अर्थशास्त्र के बाहर मतलब, समझ गए? अर्थ तो ये तय कौन कर रहा है कि गरीब कौन है और अमीर कौन है? अर्थशास्त्र। अब इसके असर देखिए, गरीबी और अमीरी तो है ही है जो है, उसके अलावा इसके असर देखिए कि जो अब 90% लोग अगर गरीब रहेंगे और उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो उनका जीवन चलाने के लिए उन्हें आपराधिक तरीकों से पैसा कमाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सब तो सुसाइड नहीं कर सकते ना। कितने सारे लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, घर चलाने के लिए ठीक से उसे आपराधिक कार्यों में संलग्न होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब रोजगार नहीं है तो क्या तरीका बचता है इसके अलावा, मुझे बताइए। तो इससे अपराधों की संख्या बढ़ती है। अपराध बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे गरीबी में? हाँ, और या तो वो गरीबी में बेचारा सुकुड़ के खुद भी और पूरी फैमिली जो है वो उसमें पड़ी रहे, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो वो ऐसा तय करता है कि ठीक है भाई, अगर सफल हो गए तो ठीक है, अच्छी घर चलता रहेगा, नहीं तो जेल में चले जाएंगे, वहाँ रोटी तो मिलेगी कम से कम, तो वो अपने रिस्क ले लेता है। तो इससे इतने सारे अपराधों का जन्म होता है। फिर उन अपराधों से लड़ने के लिए सरकार को पुलिस, आर्मी, ये सब बढ़ानी पड़ती है। एक और आंकड़ा है आपका, लगभग हर एक देश का ये आंकड़ा है, थोड़ा बहुत 2-4-5% इधर उधर, उसमें से 40 से 45% जो
बजट है वो इनसिक्योरिटी को दूर करने में जाता है। मतलब आर्मी की सैलरी, आर्मी के युद्ध के हथियार वगैरह सब, उनकी गाड़ियां, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस का, इनकम टैक्स का, बहुत सारी तरह की पुलिस है, ये फोर्स वो फोर्स वगैरह वगैरह, 40 से 45%, उससे तो कुछ निकलता नहीं है ना भाई। उनसे कुछ पैदा थोड़ी होता है कि वो हमारी जीवन को अमीर बनाएगा। वो तो केवल इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए, जैसे पहले लोग लठैत पाल लेते थे 4-6, उनसे कुछ पैदा तो होता नहीं है, बस सुरक्षा की दृष्टि से वो रखे जाते हैं, खर्चा होता रहता है। तो 40 से 45% माने आपकी जितना बजट है, तो 30 लाख करोड़ के आसपास हर साल का जो बजट है वो इनसिक्योरिटी को दूर करने में जाता है। फिर भी दूर होती नहीं है, क्योंकि कैसे दूर होगी भाई, गरीबी में कैसे दूर होगी? गरीब आदमी कोई ना कोई तरीका तो निकालेगा ना, पुलिस से सांठ-गांठ करेगा, कुछ करेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। अब सोचिए इसमें, तो ये खराब अर्थशास्त्र के दुष्प्रभाव, एक तो गरीबी हो ही गया, 90% लोग गरीब, उसके अलावा अपराधों में वृद्धि, जो लोग अपराध करेंगे उनके बीच और जो नहीं कर रहे हैं या जो ठीक ठाक कोई स्थिति में है उनके बीच हमेशा वैमनस्य, लड़ाई, द्वेष। इस तरह का समाज जो कई सारी चीजों में बटा रहेगा, अपराधों में, गरीबी में, इसमें उसमें, वहां के नेता लोगों के पास भी क्या तरीका बचेगा वोट लेने का? क्या तरीका बचेगा वोट लेने का? काम करके तो वोट ले नहीं सकते, क्योंकि काम करेंगे कहां से, पैसा उनके पास है नहीं है। हर 5 साल में इलेक्शन में जाना है, वो भी पैसा कहीं से लाना है, जिससे लेंगे वो फिर उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ये अर्थशास्त्र ने कैसे सब ऐसे करके सब, हाँ, सबको जो है ऐसे बांध रखा है कि भाई हिल नहीं सकते हैं आप। आम आदमी से लेके और राष्ट्रपति तक सबको बांधा हुआ है ऐसे, यूं। किसने? अर्थशास्त्र ने। हाँ, अब जब तक अब ये चेंज ना हो अर्थशास्त्र, आप मुझे बता सकते हो कि किस रीति से 90% लोग भी इन 10% लोगों की तरह हो जाएंगे? कोई तरीका है जब तक ये अर्थशास्त्र रहेगा? क्या पॉसिबल है? कहीं से भी पॉसिबल लगता है आपको क्या? सरकार अपना सिर फोड़ ले मार मार के दीवार में, मोदी जी अपना सिर फोड़ ले मार मार के दीवार में, कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोई भी आ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, XYZ, अब तक कितने 15-16 के लगभग जो है प्रधानमंत्री हो चुके हैं। और यही नहीं, ये एक देश की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया में 212 के आसपास देश है, ये हर देश की कहानी है। अमेरिका जैसे देश में भी गरीबी होती है, आप सोच माने कोई भी अमीर देश आप ऐसा उठा के नहीं देख सकते जहां पे अमीरी और गरीबी ना होती हो। हाँ, यहां से बेहतर है, बस ये आप बोल सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अर्थशास्त्र समझ गए और उसके दुष्प्रभाव समझ गए, और उत्तरदायी कौन है? कोई आदमी उत्तरदायी नहीं, ना मैं, ना आप, ना मेरे बुजुर्ग, ना आपके बुजुर्ग, ना मेरी आने वाली पीढ़ी, ना आपके आने वाली पीढ़ी। कौन है इसका जिम्मेवार? कुछ भी नहीं है। इसका कोई विकल्प अभी तक आया नहीं ढंग से, बस मतलब इसका ज्ञान नहीं था, तो इस अज्ञान की वजह से हम सब लोग पिस रहे हैं आपस में, और एक दूसरे के कहीं दुश्मन बने हुए हैं, कहीं किसी की टांग खींच रहे हैं। इसी की वजह से कंपटीशन भी है, क्योंकि भाई आपकी पोस्ट ऊंची है और मेरी पोस्ट नीची है, तो क्या मैं कोशिश नहीं करूंगा आपकी पोस्ट पे पहुंचने की, आपको साइड करने की? ऐसा करूंगा ही, नहीं तो मैं अपने बच्चों को कहां से खिलाऊंगा? तो कंपटीशन इतना ज्यादा। अब जब लोगों के बीच कंपटीशन है, तो वहां प्रेम की अपेक्षा आप किस दृष्टि से कर सकते हैं? आपके पास क्या दृष्टि बचेगी जिससे, आप देखते ही हैं दो भाइयों में भी लड़ाई होती है संपत्ति के पीछे, होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि ये कुछ पैसा मिलेगा तो मैं मांग कर सकूंगा, मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूंगा। तो बिना पैसे के कोई लाइफ संभव नहीं है। आज तक के पूरे जितनी पीछे की व्यवस्थाएं गई हैं सारी, उसमें यही अर्थशास्त्र रहा है। चाहे वस्तु से वस्तु लेने का रहा हो, और चाहे उसके बाद में मुद्राएं आ गई, और चाहे अब आज हम डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में हैं।
मुद्रा है तो हम दे सकेंगे, एक सामान ले सकेंगे, मुद्रा नहीं है तो आउट, बाहर। आप बस वोट देने के अलावा आपका कोई राइट नहीं बचेगा। आपके जेब में पैसे नहीं है, आपका कोई राइट है इसके अलावा? अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो हर 5 साल में वोट डालने के अलावा आपके पास कोई राइट है क्या? और ये राइट किसी काम का है क्या? समझ रहे हैं इस बात को? तो राइट कौन से वाला काम का होगा? वो होगा कि जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जी पाए, वो राइट चाहिए। अब वो मिलेगा कैसे? वो लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोशिश वो लोग भी कर रहे हैं, मेहनत वो लोग भी कर रहे हैं, मगर फिर भी जो बुद्धि के काम है वो बुद्धिमान लोग ही कर सकते हैं। जांच पड़ताल खोज खबर वही लोग कर सकते हैं। पीछे भी जिन लोगों ने किया है, अंबेडकर साहब हुए, उनके पहले और हुए, ऐसे एक लाइन है पूरी। अंबेडकर साहब के भी बाद में कुछ कुछ लोग हुए अलग अलग क्षेत्रों में, उन्होंने सब किया, सबने ट्राई किया जितना वो कर सकते थे, जितना हो सका वो हो गए, पहुंच गए हम यहाँ तक। अब इसका समाधान देखिए क्या है, इसको भी बड़े अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी में सारी की है, यही है आधार, यही आपको, यही हम सब लोगों को हमें 2 वर्गों में बांटे हुए हैं, शोषण करने वाले और शोषण करवाने वाले। घर के 2 भाइयों को कौन बांटे हुए है? क्या माँ और पिता? क्या फूफा फूफी? कौन बांटे हुए है? संपत्ति, पैसा, अर्थशास्त्र बांटे हुए कि नहीं बांटे हुए? भाई बहन में झगड़ा करवाए हुए कि नहीं हुए? बाप और बेटे में झगड़ा करवाए हुए कि कितने बार तो मर्डर हो जाते हैं। अब इसका समाधान देखें क्या है। समाधान में जैसा कि आपने सबसे पहले समझाई कि सबसे पहला जो कदम है वो है कि क्या हम मांग कर पाते हैं कि नहीं। अगर हम मांग नहीं कर पाते तो बात ही नहीं शुरू होती है, हम वहीं से बाहर हो गए, है ना, मतलब बात ही खत्म। ऐसे हो गए जैसे आप उस देश के नागरिक ही नहीं हो गए कि नहीं हो गए। तो पहले मांग पूरी हो। तो मैंने क्या किया कि इसमें से पैसा हटा दिया, बोले इस जड़ को ही खत्म करो। और हर आदमी को, माने हर नागरिक को, वो चाहे आज का पैदा हुआ बच्चा है और चाहे वो आज का बूढ़ा है, हर नागरिक को जो चाहिए वो मांग करने का अधिकार दे दो, ऐसे ही बिना पैसे के। क्या होगा इससे, कौन बताएगा? बिल्कुल, इससे क्या होगा कि जितनी मांग हो सकती है उतनी मांग, मैक्सिमम मांग हो जाएगी। मतलब जितनी भी हो सकती है हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपको कोई रोकेगा क्या? अब क्या आप सोचोगे कि मेरी जेब में तो पैसे है नहीं, मैं मांग कैसे करूं? अब कोई अड़ंगा नहीं रहेगा ना। तो ये सारी मांग कहां पहुंच जाएगी? प्रोड्यूसर्स के पास, माने जिनके पास में चीजों को पैदा करने का, बनाने का काम होता है। जब ये सारी मांग वहां पहुंच जाएगी और इस मांग के आधार पर सारा प्रोडक्शन होगा, तो काम भी, रोजगार भी पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब रोजगार भी पैदा होगा तो सारे काम जो खाली दिमाग शैतान का घर घूमते रहते हैं वो घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे ना। काम भी खूब होगा। अच्छा, पैसा है नहीं है सिस्टम में, तो आपकी वैल्यू और आपकी वैल्यू में कोई अंतर होगा? होगा क्या? आपको जो चाहिए आप मांग कर सकते हैं, और आपको जो चाहिए आप मांग कर सकते हैं, और आपको जो चाहिए आप मांग कर सकते हैं। क्या आप तीनों में कभी भी कोई भेदभाव होगा? सारे भेदभाव का कारण कौन है? अर्थशास्त्र, पैसा। कोई आदमी है क्या इसका कारण? क्या मैं इसका कारण आपको ठहरा सकता हूं? क्या आप मुझे ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम मनुष्य जो है वो रिफ्लेक्ट करता है स्थिति परिस्थितियों को। अगर मुझे अभी कोई यहाँ बिच्छू काटने आ जाए तो मैं उसे मारूंगा कि क्या करूंगा? मार ही दूंगा ना। अगर वो नहीं आए काटने तो मैं क्या उसके छेद में जाऊंगा मारने? उसके घर में नहीं जाऊंगा ना।
तो अगर ऐसी व्यवस्था कर दी कि बिच्छू ना आए, खाली वही आए जो आने चाहिए, तब कोई समस्या? इसी बात को व्यवस्था बोलते हैं। और इस सारी व्यवस्था में जो मूल होता है वो होता है अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र ही तय करता है कि आपने संविधान में जो भी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी बातें लिख दी हैं वो धरातल पर उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी, ये कौन तय करता है? भाई आपके जेब में पैसा होगा तो करता है ना। अमीर आदमी के घर में हर चीज क्यों मिल जाती है? किस कारण मिल जाती है? कोई नेता लोग थोड़ी जाते हैं उनको बोलने के ये लो जी हम आपको दे रहे हैं। उनके पास पैसा होता है और उससे वो जब दिल करता है उनको खरीद के ले आते हैं। आपको क्यों नहीं मिल, आपके घर में क्यों नहीं सारी चीजें मिलती? सिंपल सी बात है। तो अब ये होगा कैसे? क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि पैसा हटा दिया, पैसा हटाने से कितनी सारी चीजें सॉल्व हो गई। मांग करने का अधिकार सबको हो गया, जो मांग होगी उस हिसाब से प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन में जितने भी सारे लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब उस व्यवस्था के पास, और जिसने जहां से जो भी मांग आई उस हिसाब से वो मांग करके उसकी आपूर्ति कर दी। हमें आपूर्ति चाहिए या कि जमीन और ऐसा कुछ चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए क्या हमें, या हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज भी अगर हमें मिल जाएंगे तो हमें तब भी उन्हीं का उपभोग करना पड़ेगा। रिसोर्सेज का डायरेक्ट हम उपभोग नहीं कर सकते, कोई नहीं करता है। समझ रहे हैं? तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज और सारे ह्यूमन रिसोर्सेज, माने जो काम करने वाले लोग हैं, वो दोनों मिलके सारा प्रोडक्शन करते हैं। खेती का हो, कुछ भी का हो, ड्राइविंग हो, है कुछ भी, कोई भी जितने भी सारे जॉब हैं, जब सबकी स्थिति बराबर हो जाएगी तो कोई आदमी ऐसे करके चलेगा और कोई आदमी ऐसे करके चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। कोई आदमी किसी को सर बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। समझ रहे? कोई आदमी किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर डालेगा क्या? सारी चीज सरकारी हो जाएगी। सरकारी का मतलब सामाजिक। तो ये जो अर्थशास्त्र है नया, इसकी पूरी व्यवस्था ये होगी कैसे? पूरी व्यवस्था एक किताब में लिखी हुई है, आप उधर देखेंगे तो संपूर्ण समाधान किताब है उसमें, और ये YouTube चैनल है उसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन हर बात का मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें राजनीतिक मॉडल क्या है। आप आर्थिक मॉडल समझ गए होंगे, आर्थिक मॉडल की प्रॉब्लम समझ गए, आर्थिक मॉडल का सॉल्यूशन समझ गए। ये अभी सॉल्यूशन ही तो बता कि पैसा हटा दीजिए। अगर हाँ नहीं, इक्वलिटी की जरूरत नहीं है। जैसे आप 4 रोटी खाती हैं और आप 2 रोटी खाती हैं, तो आपको 4 रोटी मिले और इनको 2 रोटी मिले, ऐसे करके। अब इसको इक्वलिटी नहीं बोल सकते। आपको जो चाहिए वो आपको मिले, इन्हें जो चाहिए वो इनको मिले। आप भी फ्री हैं मांग करने में, ये भी फ्री है, कोई रुकावट नहीं, ना आपको रुकावट है ना उनको रुकावट है कि नहीं? जरूरत के अनुसार मिले। हाँ, और जरूरत आप तय करेंगे, दूसरा नहीं। अपनी जरूरत आप खुद तय करेंगे। पैसा है ही नहीं है, रुकावट ही नहीं है, वहां पैसा है ही नहीं। आपको जो चाहिए आप केवल मांग कर देंगे, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। जैसे आजकल आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से मांग कर लेते हैं घर बैठे हुए, तो ये सब कुछ इसमें ऐसे ही मिलता रहेगा, सब कुछ आपका। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूं। जन्म लेने से लेके और 25 साल तक की उम्र तक बच्चे को पढ़ना और खेलना ही रहेगा बस। शैक्षिक व्यवस्था का चैप्टर अभी आगे आएगा। 25 साल से लेके 50 साल की उम्र तक आप लोगों को, जो भी उसमें होंगे, अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक काम करना अनिवार्य होगा। जब जब व्यवस्था आपको बोलेगी, जो भी चीज़ों की मांग आ रही होगी उस हिसाब से, क्योंकि मांग के हिसाब से यहाँ प्रोडक्शन है। 50 के बाद सबको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, कोई शर्त नहीं। 25 तक भी सबको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। बच्चों को भी घर में, बच्चे माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं है, आपके बूढ़े माँ बाप बच्चों पर निर्भर नहीं है बिल्कुल भी, सबके सब
आत्मनिर्भर बोले या समाज निर्भर बोले, सबके सब उनको जो चाहिए मिलेगा। बच्चों के साथ बनती है एक ही घर में, एक ही घर मिलेगा, नहीं बनती है अलग घर मिल जाएगा, वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। बच्चे सेवा करें ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सेवा मिल जाएगी और टॉप क्लास की मिलेगी। अब आ जाएं राजनीति शास्त्र में कि राजनीति कैसे होगी, मतलब ये ऐसा हो सके ये सुनिश्चित कैसे होगा, है ना। ये नहीं तो ये तो कहानी हो जाएगी, फिर हो जाएगी कि नहीं कहानी। ये होगा कैसे, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक शास्त्र होता है। राजनीति मतलब जिस व्यवस्था की बात हो रही है उसके चक्र को सुचारू रूप से चलाने की नीति को क्या बोलते हैं, दैट्स इट। तो राजनीति की जरूरत पड़ती है। तो राजनीति कैसी होगी इसमें 100% लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसे करके इसको थोड़ा समझें। इसमें जो नेता खड़े होंगे उनके टेस्ट होंगे, जैसे अभी बाकी जॉब के टेस्ट होते हैं। आईएएस का टेस्ट होता है, पीसीएस का होता है, इंजीनियर्स का होता है, डॉक्टर्स का होता है, होते नहीं सबके जॉब, सबके टेस्ट होते हैं। नेताओं का भी टेस्ट होगा, उनका कोर्स भी होगा। जैसे डॉक्टरी का कोर्स होता है, जैसे दूसरी चीज़ों के कोर्स होते हैं और उनके टेस्ट होते हैं, वैसे ही नेताओं का भी कोर्स होगा और उनका भी टेस्ट होगा। उसमें जो अव्वल नंबर पे आने वाले लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े होंगे, केवल वो लोग, और एक जगह से 2 ही लोग खड़े होंगे। जिसे भी आधे से अधिक वोट मिल जाएंगे वो आदमी जीत के चला जाएगा अपने पद पर 5 साल के लिए। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसको थोड़ा समझें। आज हम नेताओं को 2 काम करने के लिए चुनते हैं। एक तो संविधान को बनाने के लिए, है ना, फेरबदल करने के लिए, कोई भी अमेंडमेंट करना है, और दूसरा उसके हिसाब से चलाने के लिए। 2 काम के लिए चुनते हैं आज हम लोग नेताओं को चुनते हैं कि नहीं। हमारी ओर से संविधान बनाने के लिए, और जो संविधान बना लिया या बना रखा है उन्होंने उसके हिसाब से चलाने के लिए हम चुनते हैं ना। फिर 5 साल तक हमारा कोई अधिकार नहीं बचता, या बचता है? नहीं बचता। अगर आपको कुछ चक्कर है तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होकर किसान आंदोलन जैसा कुछ करना पड़ेगा, तब भी सरकार ने सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो छुट्टी। इस नई व्यवस्था में क्या है कि वहां पे हम नेताओं को केवल एक काम करने के लिए चुनेंगे। इस बात को ध्यान से सुने, केवल संविधान के हिसाब से व्यवस्था को चलाने के लिए बनाने का अधिकार उनको नहीं होगा। अच्छा, फिर आप बोलेंगे तो बनाएगा कौन? क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रखा है दुनिया में कि ठीक है भाई हम जनता के ऊपर छोड़ दें, मगर फिर ऐसे चलेगा कैसे, वो बनाएगी कैसे? क्योंकि जनता में तो सब लोग इतने समझदार होते नहीं है। तो उसका समाधान मैंने निकाला, उस समाधान को यहाँ समझें। वो बड़े आपका बड़े काम की चीज है। उस समाधान से जनता 24 घंटे पूरे शासन की मालिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बड़ी आसानी से। आप लोगों ने कभी किन्हीं लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया है? कोई हाथ खड़े करेंगे? खाया ही होगा। कई रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि जैसे खाना खाया तो वो आपके मोबाइल पे, आपका मोबाइल नंबर वो लोग ले लेते हैं और आपके मोबाइल पे एक हैप्पी इंडेक्स आता है। वो आपसे पूछते हैं कि आप हमारी सेवा से, हमारे प्रोडक्ट से, हमारी यहाँ की सेवा से कितने सेटिस्फाई हैं। तो 5 स्टार या 10 स्टार अलग अलग देते हैं। 10 स्टार समझ लो, तो 10 स्टार में अगर 5 से ज़्यादा आपने दिया तो सेटिस्फाई माना जाता है, 8-9 दिया तो बहुत सेटिस्फाई, और 10 दिया तो परम सेटिस्फाई, और 5 के नीचे गए तो अनसेटिस्फाई। फिर वो नीचे एक कॉलम देते हैं, भाई कारण भी बता देना, मतलब किसी ऑर्डर ठीक नहीं लिया, खाना ठीक नहीं था, माने कारण क्या है जिसकी वजह से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो कारण नीचे लिख दें ताकि वहाँ की मैनेजमेंट को मालूम चल जाए और वो उसमें कुछ सुधार कर ले। अभी तो उसके हाथ में है, क्योंकि प्राइवेट लोग हैं वो सुधार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें तो कोई पैसा कमाना है, सरकारी लोग नहीं करते, है ना। इस नई व्यवस्था में क्या होगा कि जब भी आपका इंटरेक्शन व्यवस्था के साथ होगा,
कैसे होगा? आपने कोई मांग की, ठीक, मांग करने में कोई दिक्कत हुई क्या? इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर ठीक काम नहीं, कोई भी दिक्कत हुई क्या? मांग हो गई। समय पे प्रोडक्ट पहुंचा क्या? पहुंच गया। ठीक ठाक पहुंचा क्या? ठीक ठाक पहुंच गया। जिसने पहुंचाया उसका व्यवहार ठीक था क्या? ठीक था जी। या आप कहीं काम करते हैं, आपको कहीं काम करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, माने जब भी आपका इंटरेक्शन, आप कहीं रोड से जा रहे हैं, आप कहीं भी कुछ भी व्यवस्था से दिन में आपका 10 बार भी इंटरेक्शन होगा, तो हर एक 10 बार आपके मोबाइल पर क्या आएगा? हैप्पी इंडेक्स। ये कंपलसरी होगा। और वो हैप्पी इंडेक्स अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप चाहें तो उसमें दे दें और चाहें तो ना दें, नहीं देंगे तो वो सेटिस्फाई ही माना जाएगा आपका। लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाई हैं तो आप उसमें 5 से कम स्टार देंगे और उसमें कारण बताएंगे, और ये आपकी वोट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? जिस डिपार्टमेंट या जिससे आपका इंटरेक्शन हुआ है, उस डिपार्टमेंट के खिलाफ ये क्या माना जाएगा? आपका वोट। समझ रहे हैं? और ऐसे 10% वोट अगर हो गए नेगेटिव, तो उस पर जांच कमेटी, एक डिपार्टमेंट होगा, पहले से ही होगा वो चूंकि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक 10% हुआ तो वहां सेवाएं ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगी और वो मामला ऑटोमेटिकली उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा अपने आप। समझ रहे हैं? आपने कुछ किया क्या इसमें? कुछ खास आपके हाथ में पावर आ गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? कितनी आसानी से आ गई? आपको कहीं जाना पड़ा नहीं, आप जहां हैं वहीं से कर सकते हैं। समझ रहे? ये तो हो गया कि जब भी आप इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ में, ऐसे करके होता रहेगा। तो जब तक उसका 10% नेगेटिव नहीं होता है, तब तक उस डिपार्टमेंट के पास मामला रहेगा। वो चाहे तो आपके साथ आपको कॉल करके सॉर्ट आउट कर सकता है और बोल सकता है कि आगे ऐसा नहीं होगा, आप राजी हो जाते हैं तो अपनी वोट वापस ले लेंगे, नहीं हो जाते तो वो वोट काउंटिंग में आ जाएगा। माने उनको ठीक करने का मौका रहेगा जब तक 10% नेगेटिव वोट नहीं हो जाते। समझ रहे? इसका मतलब है कि 90% लोग तो इस व्यवस्था में कैसे रहेंगे? मस्त चकाचक। मतलब कभी कभार होगा कि कोई दिक्कत खड़ी होगी किसी को, माने आपकी जिंदगी 90% सुखों से, सेटिस्फेक्शन से भरी होगी। अगर कोई व्यवस्था आपको 90% सेटिस्फाई रख सकती है तो 10% भी लगता नहीं कि कभी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अगर 90% रख रही है तो 10% भी कहां से आएगा? कहां से प्रॉब्लम खड़ी होगी? वो कोई बाई चांस, कोई बाई मिस्टेक, क्योंकि ह्यूमन एरर कई बार हो जाते हैं, तो वो उससे ही खड़ी होगी थोड़ी बहुत। इसके अलावा अगर कोई संवैधानिक समस्या है, कोई नियम ऐसा है खराब है, तो आम जनता तो उतना नहीं देख पाती क्योंकि उतनी समझदार नहीं होती, उस विषय की एक्सपर्ट नहीं होती है। तो जो वो नेता लोग होंगे वो कोई आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि भाई, क्योंकि वो उस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई ये नियम में ये बदलाव करने से ये समस्या दूर हो जाएगी या ये सुख सुविधा बढ़ जाएगी। तो वो उस नियम का प्रिस्क्रिप्शन जनता में देंगे, खुद नियम नहीं बना सकते। क्या करेंगे वो? हाँ, वो उन्होंने जो बनाया पूरा मसौदा वो 3 महीने पब्लिक फोरम में पड़ा रहेगा, ऑनलाइन ही। अगर 10% लोगों ने उसको नेगेटिव वोट कर दिया उस प्रिस्क्रिप्शन को, तो वो गया काम से, अब वो लॉ नहीं बन सकेगा। और 10% लोग तो समझदार होते ही हैं, उन चीजों के एक्सपर्ट होते ही है ना, वो खाली देखेंगे अच्छा चलो लॉ बन भी गया, उनको भी लगा कि ठीक है भाई बनने दो। लॉ बनने के बाद भी अगर कोई दिक्कत खड़ी हुई और कभी भी 10% नेगेटिव वोट हो गया तो भी लॉ खत्म हो जाएगा बनने के बाद भी। मतलब आप अपने घर से ही उसको केवल मात्र -10
50% वोट देकर ही नल एंड वॉइड कर सकते हैं, घर से ही। आपको कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई अपील करने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं भाई? ओनर आप हैं तो आप क्यों मांगेंगे, बताइए जरा। अभी आपको मांगना पड़ता है तो क्या वास्तव में धरातल में इतने किसानों ने वहां खड़े होकर मांगा तो क्या वो ओनर थे क्या भाई? चाहे संविधान में लिखा हुआ है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है, लेकिन धरातल पे ऐसा है क्या? नहीं है ना। इससे ऐसा होगा कि आप घर बैठे इसके मालिक होंगे, समझ रहे हैं? आपको कुछ भी अलग से कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी पसंद नापसंद तो सबको मालूम है ना भाई। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, इसके लिए कोई डिग्री करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। मैं कोई सेवा से सेटिस्फाई हूं कि नहीं हूं, इसके लिए कोई डिग्री कोर्स करने की जरूरत है क्या? छोटा सा बच्चा भी जानता है कि चॉकलेट स्वादिष्ट है कि नहीं है, जानता है कि नहीं? अगर उसको अच्छी नहीं लगेगी तो पापा को बोल देगा और पापा उसका नेगेटिव वोट डाल देगा। तो पूरा शासन की पूरी सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? आसानी से आ जाएगी कि नहीं? इसके लिए कोई पापड़ बेलना पड़ेगा क्या? किसी से कुछ मांगना पड़ेगा क्या? कोई आंदोलन करना पड़ेगा क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक शास्त्र है कि भाई जिनके लिए आप व्यवस्था बना रहे हो, अरे उनसे तो पूछ लो। नहीं, आप अपने बच्चे के लिए कुछ लेके आना चाहते हो बाजार से, तो अपने दिमाग से ले आते हो या बच्चे से पूछते हो कि बेटा क्या खाएगा, क्या लाऊं? रेस्टोरेंट में ले जाके बच्चों को बोलते हो ना कि बेटा यार ये है, बोलो क्या चाहिए, या क्या बोलते हो कि नहीं नहीं तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा? तो जिनके लिए व्यवस्था है उनसे पूछने की, उन्हें अपनी मांग करने की आजादी अगर नहीं है और किसी पैसे के द्वारा या किसी भी नियम के द्वारा उसको रोका जाता है, तो क्या आपको नागरिक होने से ही नहीं रोका जाता क्या वास्तव में? क्योंकि भाई जहां हम अपनी मांग नहीं कर सकते उस देश के नागरिक होके मतलब हमें क्या फायदा है? क्या फायदा है सर आपको? अगर आप मांग नहीं कर सकते कोई भी कारण से, जैसे आपको उठा के जेल में बंद कर दिया तो मांग नहीं कर सकते, बाहर है पैसा नहीं है तो मांग नहीं कर सकते, तो आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, क्या मतलब हुआ इस बात का? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो नागरिक भाई राजनीति शास्त्र तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिनके लिए व्यवस्था है भाई उनके हाथ में सत्ता हो। हर आदमी को ये बताने का अधिकार होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। आपका प्रतिनिधि को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? 10 लाख लोगों में एक सांसद या कुछ 1 लाख लोगों में एक विधायक, उसको कैसे पता चलेगा किसके घर की हालत क्या है? कैसे जानेगा वो आपका प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? उसे क्या पता आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए? उसे क्या मालूम है भाई? वो चाहे भी तो नहीं जान सकता। हम ये नहीं करें कि भाई उसकी कोई कमी है वो क्यों नहीं जान रहा है, नहीं जान सकता। इसीलिए व्यवस्था की जो पूरी ताकत है, और पूरी ताकत जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है कि मांग करने की। अगर आपकी मांग हो रही है, आपको जो चाहिए वो आप मांग कर ले रहे हैं और वो आपकी आपूर्ति हो जा रही है, तो फिर हमें क्या लेना देना? व्यवस्था जैसे चलती है वो चले भाई। हमारा जीवन तो चकाचक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम तो तब पूछेंगे ना जब हमें कोई दिक्कत खड़ी होगी कि भाई साहब क्या हुआ, आदमी कम है, घोड़ा कम है, गाड़ी कम है, हुआ क्या बताओ जरा, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो गई? तभी ना। अगर चकाचक चल रहा है तो सब बढ़िया। जैसे शरीर में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता रहता है तो हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते। जब कहीं कुछ लगता है, अरे घुटने में दर्द हो गया, अरे कान में, तभी हॉस्पिटल का रास्ता देखते हैं ना, अरे भाई चलो चलो उधर चलते हैं। तो इसमें सारी सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की, कोई भी हो, हर एक बच्चे को
उसकी इच्छा के अनुसार मिलेगी। तो अब ये राजनीतिक शास्त्र आपका, ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया और इसके साथ साथ आज की समस्या आप समझ गए होंगे। चूंकि सही हाथों में व्यवस्था की बागडोर नहीं है, और सही हाथों में मतलब सही आदमी के हाथ में नहीं है मालिक के हाथों में चाहिए भाई, सही आदमी के हाथ में नहीं चाहिए, मालिक के हाथ में चाहिए। हाँ, सही आदमी और खराब आदमी का चक्कर नहीं। मैंने बताया कि सही आदमी भी जान नहीं सकता कि आपको क्या चाहिए, क्या वो अंतर्यामी है? नहीं जान सकता। क्या उसको पता है कि इस बच्चे को किस सब्जेक्ट में इच्छा है, कितना पढ़ना चाहता है, क्या उसको मालूम है? नहीं मालूम ना, वो नहीं जान सकता। तो सही हाथों का मतलब है मालिक के हाथों में, माने जिसके लिए व्यवस्था बनाई उसके हाथों में व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे? जनता के लिए है तो जनता के हाथ में 24 घंटे 24/7 दिन रात सारी वोट ऑनलाइन ओपन होनी चाहिए 24 आवर्स। ऑनलाइन का मैनेजमेंट जो करेगा वो कुछ भी करेगा, उसमें छेड़खानी। जी बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है। किस लिए करेगा? उसके पास में उद्देश्य क्या होगा? क्योंकि पैसा वहां है नहीं, उसे भी जो चाहिए मिल रहा है। तब भी लोग चाहेंगे, जैसे अभी आप कह रहे हैं 1% लोग ले रहे हैं जो इनकम है, तब भी वो लोग ऐसे चाहेंगे कि हमें मिले। नहीं, कैसे मिलेगी? कैसे करेंगे? जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं वो अभी भी कर रहे हैं, तब भी करेंगे। अभी तो पैसा है ना, अभी तो पैसे के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, जमीन के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, सोना चांदी के रूप में इकट्ठा, अभी तो तरीका है ना। और ये तरीका किसने दिया है? सोच समझ के बताइए। नहीं, अर्थशास्त्र ने दे रखा है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि हर आदमी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का क्या है? मानवाधिकार है। सफाई का काम कौन करेगा? सीवर साफ करने का? जी बताऊंगा, चिंता मत करिए। आंसर का सेशन अभी हाँ जी बिल्कुल सारे सवालों के जवाब है। और यहाँ भी समय पूरा हो जाएगा, अगर कोई सवाल रह भी जाएंगे तो हम लोगों ने ऑनलाइन ओपन मंच खोल रखा है, माने आप जहाँ रहते हैं वहीं से कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकते हैं, उसके सेशन चलते रहते हैं। जैसे अभी भी कोई ऑनलाइन टेंडर होता है, लेकिन वो जाता किसी जो चाहता है उसी के पास जाता है, उसमें कोई टेंडर ही नहीं होंगे। जैसे अभी प्रेसिडेंट में कोई टेंडर हो रहा है, सर टेंडर होंगे ही नहीं ना, तो ये सवाल ही कहाँ उठेगा? तब टेंडर नहीं होगा तब ऑनलाइन होगा ना। ऑनलाइन होगा, वो पूरी सेवा ही होगी, टेंडर वेंडर कुछ नहीं। उसमें खेती भी हर चीज सरकारी है, बस जॉब है आपका। इस व्यवस्था को कौन अडॉप्ट करेगा और कैसे करेगा? हाँ वो भी बताएंगे, अभी आएगा। अभी एक और चैप्टर है एजुकेशन का, उसके बाद फिर यही आएगा कि ये व्यवस्था एडॉप्ट कैसे हो, मतलब पहुंचेगी कैसे वहां तक। जी बस आप लोग थोड़ा मेरे साथ साथ एंगेज रहिए, क्योंकि ये तभी समझ में आती है ना। मैं थोड़ा हिला हिला के पूछता हूँ। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने से आपको एक तो ये फायदा होगा हम सबको, कि हम सब एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है ना कारण है, हम गलती से कारण बन जा रहे हैं, है ना। परिस्थितिवश अज्ञानता, क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, ये उसकी इच्छा के आधार पर। और पहले 15 साल कॉमन एजुकेशन होगी, मतलब वो एजुकेशन जो पूरे जीवन आपको काम आती है, प्रैक्टिकल वाली। अभी अगर मैं बताऊं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, मेरी 90% एजुकेशन है ऐसी जो मुझे आज तक कभी काम नहीं आई। केवल 10% एजुकेशन मेरे जीवन में काम आती है, जितनी मैंने पढ़ी है उतनी में से। तो उस 90 का मेरे जीवन में क्या काम है? अगर मुझे बायोलॉजिस्ट बनना ही नहीं है तो भाई मुझे बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो? अगर मुझे मैथमेटिशियन बनना नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है, तो मुझे मैथमेटिक्स में पास क्यों होना है? किस लिए?
काहे के लिए? मेरी आर्ट में कोई रुचि नहीं है, मुझे क्यों आप पेपर खराब करवा रहे हो भाई? नहीं, बच्चे की रुचि के, क्योंकि जिसमें हम पढ़ेंगे उसी में तो जॉब भी करेंगे जाके, नहीं? अभी आज आप देखते होंगे बच्चा आईआईटी कर रहा है और बीच में से छोड़ के फिल्म करने निकल जाता है, निकल जाता है कि नहीं? कॉमेडियन बन जाता है। ओ भाई, ये क्या कर रहे थे फिर? यहां क्यों तुमने एक सीट खराब की बिना मतलब के? नहीं, वो एजुकेशन इस प्रकार की होगी कि 15 साल तक वो वाली एजुकेशन जो हर एक आदमी के जीवन में काम आती है। बस एक भाषा, एक गणित जो आता है जितना काम, संज्ञान माने दैनंदिन जीवन के सब चीजें, तो थोड़ी सी साइंस, थोड़ा सा भूगोल, थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा जो हमारे डेली के काम आता है, और दर्शन। बाबूजी जो कह रहे थे कि जिनके पास दर्शन नहीं होता उनको मालूम नहीं होता कि कहाँ जाना है, बाबूजी बता रहे थे ना। और सबसे बड़ी वजह वही है जो बाबूजी बता रहे थे कि जितने आंदोलन अब तक फेल हुए हैं उसमें जो रूट कॉज है उनके फेल होने का, वो है कि उनके पास कोई दर्शन का ना होना। उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है, बस लड़ना है, उनको इतना पता था। बस मौजूदा स्थिति से लड़ना है, लड़ने के बाद अगर जीत भी गए, पहले तो जीतना ही मुश्किल है क्योंकि सारी पुलिस, सारी फोर्स, सब कुछ उनके पास है, आपका जीतना लगभग नामुमकिन है। पर चलो कोई जादू हो गया है ना, कोई जादू हो गया और आप जीत भी गए, तो फिर आपको सवाल उठेगा अब क्या? जैसे श्रीलंका में एक सत्ता हट गई, अब दूसरी सत्ता आ गई, अब उनके पास, लोगों के पास, कल वो जश्न मना रहे थे, अब उनके पास आज ये सवाल नहीं होगा कि अब समस्या जो है उसका क्या किया जाए, नहीं? तो इसी बात को पहले उठा लेते ना, फिर इसी बात को उठा के जनता के बीच रख देते, जनता एग्री कर जाती तो चेंज हो जाती। लड़ने की क्या जरूरत थी, मुझे बताइए? लोकतंत्र में जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान बना दिया कि आप मत से अपना जनमत तय कर सकते हो, तो फिर लड़ने की क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता है लड़ने की, मुझे बताइए? हर अभी भी 5 साल में हमारे पास मौका तो आता ही है ना, आता है कि नहीं? अभी भी आप लोग बोल ही रहे थे कि 2022 में तो हम सफल नहीं हो सके, लेकिन 24 में हो जाएंगे, मतलब जब वोट पड़ेंगे तभी ना, तो मौका है ना हमारे। तो अब भी वोट ही डाल के बदलना है, तो फिर लड़ना क्यों, ये मुझे बताइए आप लोग। अगर आपको वोट डाल के चेंज करना है, आपको वोट डाल के चेंज करना है, तो लड़ने की क्या जरूरत है? क्यों जी? आंदोलन करके वहां गाड़ियां जलाने की क्या जरूरत है, जब फैसला तो वोट डाल के होना है, नहीं? या गाड़ी जलाने से, हो हल्ला करने से, दिल्ली में एक जगह 4-6 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, खुद भी परेशान हो, वहां के बासिंदों को भी परेशान करें, इससे कुछ होने वाला है क्या? भाई वोट से ही तय होगा ना। तो जब वोट से ही तय होगा तो फिर लड़ने की और आंदोलन करने की क्या जरूरत है? हर 5 साल में तो मौका आता ही। जो भी सरकार गलती से चुन ली, जो भी करके, ठीक है भाई, 5 साल अब तुम्हारे, आज के सिस्टम में 5 साल तुम्हारे हैं, चलो तुम कर लो जो करना है, करने दो उनको। मैं तो कहता हूँ विपक्ष भी काय को खामे का करता है। आप सोचो, अगर आपको 5 साल के लिए मौका मिल जाए कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप अपना पूरा दिमाग लगा के जो करना चाहते हैं कर लें? नहीं चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि एक आदमी आपके बगल में बैठा रहे और वो आपकी टांग खींचता रहे? चाहेंगे क्या? ये तरीका ही ठीक नहीं है। तरीका ये ठीक है कि पावर अपने पास रखो, माने जनता पावर अपने पास रखे और काम उनको करने दे। जहां कहीं भी दिक्कत दिखे, नेगेटिव वोट, है कि नहीं? आसान है ना, कितना आसान है, घर बैठे एसी में बैठ के, वो भी
क्योंकि इसमें सारे घर, क्योंकि ये एक नगरीय व्यवस्था है, सभी लोगों को उनकी इच्छा के आधार पर, माने जितने उनकी सदस्यों की संख्या है परिवार में, उस हिसाब से उनके फ्लैट तय होंगे। 5 लोग हैं तो 7 रूम का फ्लैट, या पति पत्नी है तो 4 रूम का फ्लैट, माने अगर जोड़े से रह रहे हैं तो इस तरह का पूरा। और सारी सुख सुविधाएं वहाँ, सब कुछ फ्री है ही वहाँ। फ्री का मतलब आज की भाषा में माने पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए, जितना जूस पीना है उतना जूस पियो, जितना दूध पीना है उतना दूध पियो, जिम जाना है तो जिम जाओ, डिस्कोथेक जाना है तो डिस्कोथेक जाओ, पार्क में बैठो, खेल खेलो, जो मर्जी कुछ भी करो। और 4 से 5 घंटे का केवल एक आदमी पर काम, वो भी उसकी इच्छा का। उसकी इच्छा का कैसे? क्योंकि जिसमें वो एजुकेशन ले रहा है, अपनी इच्छा से वो एजुकेशन ले रहा है जिस भी डिपार्टमेंट में, तो सीधी सी बात है उसी डिपार्टमेंट में जब वो 20 साल का हो जाएगा तो एक बार टेस्ट होगा। वो भी ये जानने के लिए नहीं कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है, ये जानने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि वो अपने डिपार्टमेंट में कितना दक्ष हुआ। समझ रहे? क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि 100 सीटें हैं और आवेदन करने वाले 10,000 हैं ना, वहां सभी की जॉब पक्की ही है, नो डाउट। आपको कोई इंटरव्यू देने भी नहीं जाना है। वो जो एग्जाम हो जाएगा जब आप 20 के होंगे, उससे तय होगा कि आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग में जाना है, माने आप किस चीज़ में कितने दक्ष हैं। तो उस हिसाब से उस हिस्से में जितनी जॉब होती होंगी वो आप अपना बता देंगे, प्रेफर के ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ज़्यादातर पहला ही मिल जाएगा, नहीं तो पहले दूसरे में से ही आपको कुछ मिल जाएगा। उसी में 5 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, आप 25 साल के हो जाएंगे और 25 साल के आखिरी दिन के अगले दिन से आपकी जॉब स्टार्ट। आपको जूते चप्पल कहीं नहीं घिसने, कोई फाइल बना के नहीं घूमनी है, सब कुछ ऑनलाइन है, आपका लिखा ही हुआ है। ऑनलाइन सारा प्रोफाइल बना हुआ है, उसमें सब लिखा ही हुआ है आपका क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह सब। आपको कोई डॉक्यूमेंट बना के, कोई फाइल बना के नहीं लेके जाना, नहीं होगा कुछ भी। देखो क्या होता है, अब मैं इसको पूरा कर दूं फिर आपको आंसर कर दूंगा। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि रुचि के हिसाब से वहां सब चल रहा है। इस पूरी व्यवस्था में क्या चल रहा है? आपकी मांग के हिसाब से। और आप अपनी मांग किस हिसाब से करेंगे? अपनी पसंद के हिसाब से, आपकी रुचि के हिसाब से करेंगे ना। जिस एजुकेशन में आपकी रुचि है वो एजुकेशन लेंगे, जितनी रुचि है उतनी एजुकेशन लेंगे, उसी हिसाब से फिर जॉब भी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा आप सोचिए कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट देंगे। अगर मैं आपको ऐसा काम दे दूं जो आपकी इच्छा का नहीं है, तो क्या मुझे आपके ऊपर सुपरवाइजर नहीं लगाना पड़ेगा? आप बिना सुपरवाइजर लगाए काम करेंगे क्या? बिना 2-4 गाली दिन में खाए काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर वही काम दे दिया जाए जो आपको करने में मजा ही आता है, सुपरवाइजर लगाने की जरूरत होगी क्या? आप अपने आप ही करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट देंगे। आपका मैक्सिमम आउटपुट का मतलब है कि उपभोक्ता का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्योंकि किससे सेटिस्फाई होता है वो? आपके पैदा किए हुए प्रोडक्ट से और आपकी दी हुई सर्विस से, नहीं? तो हमारा जो हैप्पी इंडेक्स है वो कितना ऊंचा हो जाएगा। तो रुचि की जॉब, रुचि की एजुकेशन आवश्यक है कि नहीं है? 2 घंटे की पढ़ाई है, ये 15 साल और आगे भी मिनिमम 2 घंटे की पढ़ाई है। उसके ऊपर बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, ज़्यादा पढ़ाकू है तो ज़्यादा भी पढ़ ले, नहीं तो 2 घंटे की कॉमन जो पढ़ाई है बस। क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना नहीं है भाई। मैथ में भी पास होना है, आर्ट में भी पास होना है, इतिहास में भी पास होना है, महाराणा प्रताप की जीवनी भी आनी चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर की भी जीवनी ना भाई, कोई जरूरत नहीं। अपने आप को समझ ले वही बहुत है, अपनी जीवनी समझ जाए वही बहुत है। तो रुचि का सब कुछ है। तुम्हारी पूरी एजुकेशन रुचि की तो एजुकेशन पर ही जॉब निर्भर करते हैं, मतलब उसी डायरेक्शन में जॉब होता है। तो 25 से 50 साल के बीच में आपकी जॉब है। जब भी व्यवस्था को, और वहाँ जॉब ऐसी नहीं है कि आपको डेली 9 बजे से जाना है और ऐसा ऐसा करना।
जब भी व्यवस्था को आपकी जरूरत होगी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, उतने से उतने आप जाइए, काम करके आ जाइए, छुट्टी। कभी आपकी 2-4 दिन की भी छुट्टी लगातार हो सकती है, कभी 1 आध दिन लगातार काम भी हो सकता है, डिपेंड करता है खेती का है या कुछ है, ऐसा करके। वहाँ सब कुछ सारा सार्वजनिक काम ही है, सब कुछ, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अगर किसान की खेती चौपट हो गई, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, तो किसका नुकसान होता है? किसान का होता है ना। तब किसका होगा? तब समाज का होगा। और समाज ऑलरेडी 20-25% चीजें ज्यादा पैदा करेगा ही, ये समझ के कहीं ऐसा हो सकता है। समझ रहे हैं? अगर 100 किलो गेहूं की जरूरत है तो वो 125 किलो पैदा करके चलेगा, कि कहीं 10, 15, 20, 25 किलो गेहूं खराब हो सकता है, तो हमें 100 चाहिए, 100 मिल जाएगा, है ना। इंश्योरेंस की कोई जरूरत पड़ेगी इस व्यवस्था में? नहीं पड़ेगी ना। आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक इंश्योर्ड है, क्योंकि भाई मालिक आपको अपने बच्चों को रोज रोज धमकाने की जरूरत पड़ेगी कि पढ़ता नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं करता है, डॉक्टर नहीं बनता है, ऐसा बोलने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो कुछ भी बने, उसे मिलना वही है जो उसको चाहिए। समझ रहे? आपकी सिरदर्दी खत्म, आपके बच्चे की सिरदर्दी खत्म। आप लोगों को शायद अपना बचपन याद नहीं है, मुझे अच्छे तरह से याद है, और मैं अभी भी देखता हूँ बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होता है पढ़ाई का, माँ बाप की सारी ख्वाहिशों का, समाज की सारी ख्वाहिशों का। 5 साल 10 साल के बच्चे के ऊपर कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, आप एस्टीमेट लगा सकते हैं क्या? वो बच्चा बड़ा होके आदमी तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वो पटाखा बनेगा कि जरा सी किधर से सुर लगी और बड़ाम। इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल के लोगों को जरा सा कुछ हो तो गुस्से में आ जाते, क्योंकि भाई तपते तवे पे पहले से ही बैठे हुए हैं। आपने और थोड़ा सा जो है वो आग बढ़ा दी तो क्या होगा उसका? फिर आ रही है बात समझ में? छोटी छोटी सी चीजों से हमारी जिंदगी में नरक भी बन जाता है और स्वर्ग भी बन सकता है। समझ रहे? तो एजुकेशन पॉलिसी समझ गए? कोई एग्जाम नहीं 15 साल तक, और 15 के बाद में भी ये देखने के लिए नहीं कि रामू ने तो टॉप किया है और सामू तो पास होके आ गया ना। वो अपनी रुचि वाली चीज में कहां तक पहुंचा है ये देखने के लिए, दैट्स इट। तो टीचर के ऊपर से भी प्रेशर खत्म, प्रिंसिपल के ऊपर से भी प्रेशर खत्म। खत्म क्या नहीं खत्म, है ना। मतलब उस व्यवस्था में प्रेशर नाम की चीज ही नहीं है, बस प्रेशर कुकर हुआ करेगा खाना बनाने के लिए, और कहीं कोई प्रेशर आदमी के जीवन में नहीं होगा, कोई भी तरह का। ना खुद के जीवन में होगा, ना आप अपनों के जीवन में भरेंगे, ना कोई आपके अपने में भरेंगे, है ना। तो अब ये आप तीनों चीज समझ गए होंगे। अब कोई आप 2-4 आप सवाल पूछ लें, क्योंकि समापन की ओर है। और सवालों के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ओपन मंच का एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा करके होता ही रहता है ऑनलाइन। आप जहाँ हैं अपने मोबाइल से ही जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन होता ही चर्चा, और उसमें आप जो मर्जी सवाल पूछ सकते हैं। और ऑलरेडी 350 से भी ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर हैं, उनमें लगभग इन सभी सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। किताब भी पढ़ सकते हैं, वो फ्री है, PDF, ऑडियो बुक भी फ्री है, उसके सेमिनार भी हो रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं हर तरह से। अब आप कोई 2-4-5 जिनके मुख्य सवाल जिनको अभी लगे हैं कि भाई इनका जवाब नहीं मिला है, वो पूछ सकते हैं। जैसे आप सर ने पूछा था कि भाई इससे लोग निठल्ले नहीं हो जाएंगे क्या, है ना, कि मतलब कोई प्रेशर तो है नहीं है, बिल्कुल प्रेशर हटा दिया, अब निठल्ला नहीं हो जाएगा क्या। देखो क्या होता है जी, हर आदमी का एक फ्रेम होता है, क्योंकि मैंने एक दूसरी किताब भी लिखी है जिसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन, वो भी उपलब्ध है ऑडियो में भी और वैसे भी। उसमें मैंने सबसे पहले यही खोज की थी, ये व्यवस्था खोजने के पहले मैंने यही खोज की थी कि ये आदमी चीज क्या है भाई।
प्लीज। हाँ, एक सेकंड में ये आंसर कर दूं। सबसे पहले मैंने यही खोज की कि ये जो आदमी है ये है क्या, है ना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, हु एम आई, मैं कौन हूं, आप कौन है, आदमी क्या चीज है, ये चेतना क्या है, या आत्मा क्या है, या ये है क्या चीज। तो इस पर ही मैंने पूरी किताब लिखी हुई है। उसमें अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर उसको उसकी रुचि का जीवन मिले तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उसमें। आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि कभी कभी कोई चीजें आपको आपकी रुचि की करने को मिलती हैं, क्या आपको समय का भान रहता है उसमें? नहीं रहता ना। क्यों नहीं रहता? हाँ, मजा आता है। और ये मजा आना, ये सुख ही जीवन का उद्देश्य है। और ये तभी आता है जब हमारी इच्छा के हिसाब से हमारा जीवन चले। अगर मेरी इच्छा के बिना मेरा जीवन चले तो मुझे आप उसमें आलसी भी पाएंगे, निठल्ला भी पाएंगे, तो दिल ही नहीं करेगा ना काम करने का। कैसे करेगा बताओ? जिस बच्चे की गहराई पढ़ने में रुचि नहीं है, उसको आप बिठाओगे वो तो सोएगा ना बैठ के। फिर आप बोलोगे देखो निठल्ला आदमी, निठल्ला बच्चा है ना। आप बलात्कार कर रहे हो उसके साथ भाई, उसे तो कुछ और चाहिए और भरने में कुछ और लगे हो। तो ये बात तो आपका हो गया होगा आंसर जी। आप बौद्धिक सम्मेलन है, उसका उद्देश्य था कि बहुजन कैसे शासक बने, तो ये प्रश्न इसका जरा इसको बताइए। हाँ, बता देता हूँ। देखो बहुजन, हाँ नहीं अच्छी बात है, अच्छी। मैं बता देता हूँ जी। नहीं बनता है, उनका सवाल बनता है जी। ये जो आप कह रहे हैं कि बहुजन बौद्धिक, अगर इसको सर्वजन बौद्धिक कर दें तो क्या दिक्कत है? क्या करोगे फिर? और किस लिए? नहीं यहाँ मत करो, यहाँ की नहीं कह रहा मैं। मैं यहाँ की नहीं कह रहा हूँ सर। आपका मैं इंटरव्यू भी करूंगा, उसमें आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप जो करने की बात कर रहे हैं क्या वो पॉसिबल है, अगर यही अर्थशास्त्र यही व्यवस्था आप रखते हैं तो, जो जिसका जिक्र मैंने अब तक किया है। भाई आप ही सारे मालिक हो तो मतलब क्या हुआ? जी 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 सर। देश की संपत्ति को दो ऐसे आदमी के हवाले कर देना चाहिए और वही हाथ आज आप बताइए देश की जीडीपी इस वक्त कितना है, आप बताइए सर। नहीं मैं समझा नहीं, आपके ये दोनों सवाल से मुझे कोई संबंध नहीं समझ में आया। ये बता पूछ रहा हूँ जी। इस वक्त देश की जीडीपी कितनी है? हाँ 2 से 3 ट्रिलियन के बीच है। नहीं अभी कोरोना की वजह से हो गई होगी, वो उसके पहले से। और अडानी और अंबानी हाँ को कर्ज कितना भारत सरकार ने दे रखा है? हाँ तो उसी का इंतजाम तो बताया मैंने। अरे सर दिया तो सोल्यूशन। सुनिए मैं बताता हूँ। हाँ मैं दे रहा हूँ सुनिए हाँ सुनिए जी हाँ अडानी हर महीना जितना कर दे रहा है 102 करोड़ रुपए पर मंथ कमाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद वो भारत सरकार की कर्ज नहीं देता है। जी बिल्कुल। अगर अडानी अंबानी इस देश को छोड़ करके भाग जाए जी इसमें सबसे अहम रोल किसका होगा? ये आम जनता का होगा कि भारत सरकार का होगा? सर अगर वो दोनों भाग जाएंगे तो फिर मैं और आप अडानी अंबानी बनेंगे। भाई कोई तो बनेगा। नहीं अरे नहीं मैं जवाब देता हूँ। अरे मैं जवाब, सर मुझे मौका तो दिया जाए। अरे सर मौका दें ना। हाँ मौका तो दीजिए। जी मौका दीजिए। देखो अभी मैंने बताया कि प्राइवेट ओनरशिप ही खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं? इस नई व्यवस्था में प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं है कोई चीज की, तो अडानी अंबानी के पास रहेगा क्या?
वो तो मेरे आपके जैसा ही हो जाएगा। सर ये जो लिखे हुए सवाल है शायद इनके इनका उत्तर मिल जाए। हाँ हो सकता है, मैं अभी देता हूँ। प्लीज 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 नहीं सर सुनिए तो। अभी मैं हाँ हाँ जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ओके जी। 2 सवाल और आए यहाँ पे। एक पहला सवाल है, आपके द्वारा बताई गई नई व्यवस्था को मौजूदा भ्रष्ट राजनीति कैसे लागू होने देगी? जी हाँ, ये आखिरी वाला सवाल ही था। सुनिए सर, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे यार सुना करो भाई, इस तरह से नहीं होगा। प्लीज 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 सर पूरा मौका मिलेगा, यहाँ भी समय नहीं होगा तो मेरे पास चैनल है, मेरे से मौका मिलेगा जी। हाँ, नहीं डिबेट में बस 2 ही सवाल है जी। हाँ सर सुन लीजिए, नहीं तो फिर आपको रह जाएगा। हाँ, ये व्यवस्था आज की भ्रष्ट राजनीति के रहते कैसे आएगी, इस बात को समझिए। अभी जैसे ये बात आप तक यहाँ पहुंची है, हजारों लोगों तक विभिन्न माध्यमों से ये नई जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है ये पहुंच रही है, और आने वाले 4 से 5 साल में लगभग ये 70 से 80% हम भारत की बात करें तो 70 से 80% वोटर्स तक पहुंच जाएगी, ऐसा हमारा आकलन है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है समय के हिसाब से। और तो उस समय हम लोग एक सर्वे करेंगे जिसमें पूछेंगे कि ये जो व्यवस्था की सारी बातें आप तक पहुंची हैं, इसमें आप कितने लोग सहमत हैं कि इसे लाया जाए। और अगर सर्वे में 50% से ज़्यादा का सर्वे आता है तो उसके बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, जो उसके बाद जो भी लोकसभा के इलेक्शन आएंगे उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी। और सुनिए, अभी है इसमें आगे, और अगर 50% से ज़्यादा लोग उसको वोट करते हैं तो आप समझ सकते हो कि 500 से भी ज़्यादा सांसद आपके संसद भवन में पहुंच जाएंगे। और 500 से ज़्यादा संसद भवन में पहुंच के वो एक वहाँ पे नियम पारित कर लेंगे कि, क्योंकि ये नियम अभी वहाँ है नहीं, लेकिन ये उतने सांसदों के द्वारा, माने 2/3 सांसदों के द्वारा पारित किया जा सकता है। और वो ये है कि आम जनता को बहुमत के आधार पर नियम बनाने माने संविधान के अंदर कोई अमेंडमेंट करना हो या पूरा ही संविधान चेंज करना हो तो उसका अधिकार जनता के पास, अगर जनता बहुमत में उसको पास करती है, जनता सर जनता 50% से ज़्यादा अगर जनता कहती है कि हमें ये नहीं ये चाहिए तो वो हो जाएगा। ये नियम वहाँ पे जाके ये वाली गवर्नमेंट बना देगी और फिर बहुमत करा देगी, माने जनमत संग्रह करा देगी। और जनमत संग्रह 50% इसके पक्ष में आया तो ये संविधान आपका, जी हाँ समझ रहे हैं। एक और सवाल है, एक और सवाल सर। जिनके पास प्रश्न है कृपया कार्यक्रम के बाद में रुकें और बैठ के प्रश्न। हाँ वो मुझसे कर लें 1 to 1। इसमें आपको कोई आंदोलन, कोई लड़ाई, कोई ठुकाई कुछ करने की जरूरत नहीं, ना किसी से कुछ मांगने की जरूरत है। आप मालिक हैं भाई यहाँ के, किससे मांगना है, नंबर 1। दूसरा है जी जी तो 50% जनमत तो वही डाल कर देती भारत में। अरे सर, तो हम भी तो लगेंगे। अरे सर कोई भी कर सकता है ना फिर वो। अरे सर आप समझे नहीं, ये नियम होगा कि किसी भी बात में जनमत संग्रह कराया जा सकता है, कोई भी करा सकता है। अरे सर आप भी करा सकते हैं ना। ठीक है पढ़िए, जाति व्यवस्था का इस नई व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपके काम का सुन लीजिए। जाति व्यवस्था का इस नई व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, माने उसका क्या होगा, तो इस बात को समझें। जाति व्यवस्था में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कोई भी प्रकार के शोषण की, वो सामाजिक हो, जिसकी जड़ आर्थिक नहीं होती है मगर वो लंबा होते होते सामाजिक भी बन जाता है, उसका असर कई सारे प्रभाव में आ जाता है, साइकोलॉजिकल भी बन जाता है। तो जाति वाली जो व्यवस्था है वो उस नई व्यवस्था में जिनको अपनी, क्योंकि अपनी जाति बना के रखने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे ही सब कुछ मिल रहा है। जाति के नाम पर लाभ लेने के चक्कर में जाति को जरूरी मतलब कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। जिनको भी जाति छोड़नी होगी, अब कोई पकड़ के बैठ जाए उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबकी जाति माने जो भी छोड़ना चाहें उनकी वो पूरी की पूरी वाइप आउट कर दी जाएगी।
पीछे से हटा दी जाएगी, जो भी चाहेंगे उनकी सबकी, क्योंकि अब उसके लिए कोई लाभ लेने के लिए आपको जाति की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ ना किसी रिजर्वेशन की जरूरत है, ना किसी कोई पेंशन की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ वहाँ ऐसे ही मिल रहा है जो किसी को भी मिल रहा है। तो एक तो कोई शोषण नहीं कर पाएगा आपका, और ये सामाजिक वाली जो बात है, इसके लिए आप ऐसे नगर में जाके रह सकते हैं जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, इस तरह से ऐसे हो जाएंगे। दूसरा, 1-2 पीढ़ी के बाद में फिर किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कौन कौन है। तो ये अधिक से अधिक 1 से 2 पीढ़ी के बाद में इस जाति व्यवस्था का नाम समाप्त हो जाएगा, जड़ से नाम समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी लोगों के लिए। जी आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए, और जिनको भी मुझसे कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं, हम एक साथ बैठ के आप कर सकते हैं।